नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। हमने यह निर्णय लिया था कि हम अपने उन साथियों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सप्ताह में एक बार कुछ न कुछ समस्याएं एवं उनके हल अपलोड करेंगे। इस कड़ी में आज हम 5 महत्वपूर्ण समस्याओं को रख रहे हैं, उनके हल प्रस्तुत कर रहे हैं। यही उम्मीद करते हैं कि यह हमारे उन साथियों के लिए नहीं बल्कि सभी अधिवक्ताओं के लिए उपयोगी होंगी। हमने समस्या ऐसी रख रहे हैं जो सभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिवक्ता उनके लिए भी उपयोगी हो और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो। तो चलिए आज का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। समस्या जो सबसे पहली समस्या है वह समस्या है, यह समस्या जो पहली समस्या है ये आईपीसी से संबंधित है। समस्या है पहली, प्रश्न है ये, का खा को गा का मकान जलाने के लिए उकसाता है। खा उस मकान में आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। का और खा ने कौन से अपराध किए हैं? यह समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 111 पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले देखें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 111 क्या कहती है। धारा 111 कहती है, दुष्प्रेरक का दायित्व। जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है उससे भिन्न कार्य किया गया है। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। परंतु, इसका परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। और इस धारा के 3 दृष्टांत भी दिए गए हैं। तीनों दृष्टांत को भी देख के फिर धारा का विवेचन करते हैं। एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है। कौन? का। एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिणत करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मां के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु का के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को मां के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। यानी कि किसी एक व्यक्ति के भोजन में विष डालने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए महेश को सुरेश कहता है कि रमेश के भोजन में आप विष डाल दो, और सुरेश रमेश की जगह मोहन के भोजन में गलती से विष डाल देता है और खा के मोहन की डेथ हो जाती है। तो महेश यह कह के नहीं बच सकता है कि मैंने तो आपको मोहन के भोजन में विष डालने के लिए कहा ही नहीं था, क्योंकि आपने विष डालने के लिए उकसाया था, एक के नहीं दूसरे के भोजन में विष डाल दिया, तो दोनों के दोनों ही लायबल होंगे। किसके लिए? विष डालने के लिए। जो हत्या है उसके लिए दोनों के दोनों आप उत्तरदायी होंगे। वो यह कह के नहीं बच सकता कि मैंने तो आपको किसी और के भोजन के लिए विष डालने के लिए कहा था, मोहन के भोजन में डालने के लिए कहा ही नहीं था। अब दूसरा दृष्टांत जो हमारी समस्या से मिलता है, जो दूसरा दृष्टांत है उसको देखते हैं। दूसरा दृष्टांत क्या कहता है? खा को या
खा को या का गृह जलाने के लिए का उकसाता है, खा उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वह संपत्ति की चोरी करता है। का यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह के जलाने को का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था। यानी कि जो हमारी समस्या थी पहली कि जो खा को गा का मकान जलाने के लिए कहता है और वहां पे खा चोरी भी कर देता है, तो चोरी उस घटना का अधिसंभाव्य नहीं थी। चोरी उस घटना का अधिसंभाव्य नहीं थी, सिर्फ गृह जलाने के लिए ही कहा गया था। तो का जो है वो गृह जलाने के लिए तो दोषी होगा, लेकिन और खा गृह जलाने के लिए भी दोषी होगा और साथ में चोरी के लिए भी दोषी होगा। अब इसको थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। यदि मान लीजिए का खा को गा का मकान जलाने के लिए कहता है और गा का मकान जलते जलते साथ में घा का मकान भी जल जाता है, तब का दोनों मकानों को जलाने के लिए दोषी होगा। वो यह नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ एक ही मकान को जलाने के लिए कहा था। यह जो समस्या है इस आधार पे है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी किए गए कार्य का जो होने वाला प्रतिक्रिया है उसको भी जानता है, इसी उस पर उस कार्य को करता है। यह हमारी समस्या एक थी। अब इसके साथ साथ क्योंकि हम धारा 111 देख रहे हैं, धारा 111 के आखिरी दृष्टांत जो गा दृष्टांत है इसको भी देख लेते हैं। तो इस समस्या के साथ अगर हो सकता है 111 का कोई भी दृष्टांत किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो तीनों दृष्टांत हमारे कवर हो जाए। तो तीसरा दृष्टांत क्या है धारा 111 का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दृष्टांत तीसरा क्या है? गा। खा और गा को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन के लिए का उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयु देता है। खा और गा वह गृह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। यहां यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण के का अवधि संभाव्य परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबद्धित दंड से दंडनीय है। मान लीजिए किसी कार्य को लेकर का उकसाता है घर जलाने के लिए या किसी के लिए भी, वहां झगड़ा हो गया, हत्या भी हो जाती है, वहां पे रोकता है उसको घर जलाने के लिए, हत्या हो जाती है, तो हत्या के लिए भी दोषी होगा। आप हत्या की, क्योंकि वह जानता था कि इस कार्य को करने से कोई भी कार्य हो जाए उसके साथ साथ उसके रिलेशन में कोई भी कार्य साथ साथ हो जाए तो उसके लिए भी आप दोषी होंगे, लेकिन वह कार्य उस घटना के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। चोरी करना उस घटना के साथ कनेक्टेड नहीं था। हमारी जो समस्या में चोरी करना उस घटना के साथ कनेक्टेड नहीं था, इसलिए जो चोरी है वह उस के परिणाम स्वरूप नहीं मानी जाएगी। जो आपका गृह जलाने के लिए दोषी हुआ का और खा दोनों, गा का घर जलाने के लिए, लेकिन खाने की कोई सिर्फ चोरी की है तो चोरी के लिए सिर्फ खा ही दोषी होगा। अब आइए हम आज दूसरी समस्या आप देखते हैं। दूसरी समस्या हमारी क्या है? दूसरी जो हमारी समस्या है एक 13 वर्षीय लड़की अपने चाचा के साथ मेला देखने गई। वहां भारी भीड़ के कारण चाचा से अलग हो गई। उसको घर का पता भी याद नहीं रहा। वहां एक व्यक्ति ने उसको अपने घर पर चलने को बहकाया, फुसलाया और घर ले गया। घर पर उस व्यक्ति ने उस लड़की का विवाह अपने पुत्र से करने की तैयारी की। इसी बीच लड़की के चाचा द्वारा लिखाई गई पुलिस रिपोर्ट के कारण पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति किस अपराध का दोषी होगा और किस धारा में? यह जो समस्या है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 361 पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 361 क्या कहती है। धारा 361 भारतीय दंड संहिता कहती है, क्या कहती है धारा 361? विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरन जो कोई किसी अपराधव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु
वाली को या किसी विकृचित व्यक्ति को ऐसे अपराधत्व या विकृचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका के ले जाता है, वह ऐसे अपराधत्व या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापारण करता है, यह कहा जाता है। और इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अपराधत्व या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। अपवाद: इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मन शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए। धारा 361 से महत्वपूर्ण इसके क्या तत्व धारा 361 के निकल के आए? धारा 361 के महत्वपूर्ण तत्व यह निकल के आया कि यदि वह नर है तो वह 18 वर्ष, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विकसित व्यक्ति को ऐसे आवश्यक या विकसित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से उसकी सम्मति के बिना ले जाता है या बहका के ले जाता है, तो वह ऐसे आवश्यक या विकसित व्यक्ति का व्यापारण करता है, यह कहा जाता है। और हमारी जो समस्या है उसमें लड़की की आयु 13 वर्ष है। लड़की को अपने चाचा के साथ मेला देखने जाती है। चाचा की विधिक संरक्षता में से वह व्यक्ति उसको बहला के फुसला के ले जाता है और अपने पुत्र से शादी करने की तैयारी करता है। तो इसलिए वह व्यक्ति जो लड़की को लेके गया था वह धारा 361 के अंतर्गत व्यापारण का दोषी है। यह इस समस्या का उत्तर है। आइए अब तीसरी समस्या देखते हैं कि तीसरी समस्या क्या है। तीसरी समस्या है हमारी एक शादी समारोह में वर की तरफ से एक व्यक्ति मौज मस्ती के मूड में हवा में गोली चलाता है, जो वधु पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति बी को लग जाती है और वह मर जाता है। ए ने क्या अपराध किया है? एक शादी समारोह में ए मौज मस्ती में गोली चला देता है, हवाई फायरिंग कर देता है, और जो बी को लग जाती है, बी की मृत्यु हो जाती है। ए कौन से अपराध का दोषी है? यह जो हमारे है यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का से संबंधित है। ए जो है वह उपेक्षापूर्ण कार्य करने का दोषी है। 304 क्या कहती है हमारी धारा 304 कहती है 304 का कि जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो ए है वह उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है अंतर्गत धारा 304 का। तो हमारी समस्या है वह समस्या है कि का ने अपना एक बिजली का पंखा बी को खा को दिया ठीक करने के लिए। का ने दिया खा को अपना बिजली का पंखा ठीक करने के लिए दिया, और खा जो दुकानदार है उसने जो समय दिया था उस समय में भी उसको ठीक नहीं किया, उसके पश्चात भी ठीक नहीं किया, और जो खा
की दुकान में का एक दिन जाता है और जबरदस्ती अपने पंखे को उठा के बिना मरम्मत किया पैसा दिया उठा के लेकर आ जाता है। का किस अपराध का दोषी है? यह समस्या कहती है कि का किस अपराध का दोषी है। क्या का किसी अपराध का दोषी है? यहां पर का किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। थी जो हमारी समस्या है वह समस्या है कि जो ए है वह चोरी करने के आशय से एक घर में प्रवेश करता है, परंतु मकान मालिक की दरिद्रता देखकर उसको दया आ जाती है और वह 100 रुपए का नोट डालकर चला जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए चोरी करने के आशय से जाता है और वहां पर उसको दया आ जाती है, ये देखकर कि जिसके यहाँ चोरी करने का वो बहुत गरीब है, वो अपनी जेब से 100 रुपए निकालता है और वहां रख के आ जाता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? चोरी नहीं की उसने, लेकिन क्या कोई अपराध किया है? जी हाँ, ए ने अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 442 यह बताती है कि ए ने गृह अतिचार किया है। धारा 442 क्या कहती है? धारा 442 कहती है गृह अतिचार जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है। यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण: आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। धारा जो हमारी है, धारा जो 442 है, वह यह कहती है कि यदि शरीर का कोई भी अंग घर के अंदर आ गया तो आप गृह अतिचार के दोषी हो गए, जिसकी सजा धारा 448 में दी गई है। आपने चोरी नहीं की लेकिन आपने गृह अतिचार किया तो गृह अतिचार करना ही पर्याप्त है। आज हमने 5 आईपीसी की समस्या ली जिनके हमने हल खोजे। ये वह प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आईपीसी के और प्रश्नों को लेकर भी आएंगे, अन्य विषयों के प्रश्नों को लेकर भी आएंगे, समस्याओं को लेकर भी आएंगे, जिससे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों को कोई समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त हम सीपीसी व अन्य विषयों की भी एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जो हमारी परिवार न्यायालय की श्रृंखला चल रही है, एनआई एक्ट की श्रृंखला चल रही है, उसके पश्चात हम सीपीसी व अन्य विषयों की भी एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जो दोनों के लिए उपयोगी होगी, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो परीक्षाओं की तैयारी नहीं करके प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को इसके बारे में बताएं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।